से स्टीयरिंग छीन लेता है। अब गाड़ी बंदर चला रहा है और डॉक्टर के हाथ में उसकी जिंदगी का कुछ भी नहीं है। और ये जिंदगी ऐसी चलती रहती है और चलती रहती है। लेकिन इस कहानी में एक पात्र और भी है जो मैंने आपको नहीं बताया। इस कहानी में एक राक्षस भी है और ये राक्षस वैसे पूरे समय सोता रहता है, उसे कोई खबर नहीं है कि ये सब घट रहा है। ये राक्षस जागता है जब कोई डेडलाइन आ जाती है, जैसे 15 दिन बाद एग्जाम है या अभी थीसिस सबमिट करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है, तब ये राक्षस एकदम से जागता है। और इस राक्षस से दोनों डरते हैं। इस राक्षस से डॉक्टर भी बहुत डरता है और बंदर तो पूछो ही मत। ये राक्षस जागता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और ये दोनों घबरा जाते हैं। बंदर तो भागता है और सीधा जाके पेड़ पे बैठ जाता है और डॉक्टर के हाथ में अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग फिर आ जाता है। राक्षस उसको घूर के देखता रहता है। डॉक्टर जल्दी जल्दी 15 दिन में किसी तरह से हैरिसन कंप्लीट करता है और सिलेबस कंप्लीट करता है, एग्जाम देता है और पास हो जाता है। एग्जाम खत्म हो जाती है, राक्षस फिर जाके सो जाता है, बंदर फिर स्टीयरिंग व्हील पे आ जाता है और कहानी ऐसे ही चलती रहती है। डॉक्टर के हाथ में जिंदगी का कंट्रोल कभी आता ही नहीं। एक बार एग्जाम खत्म हो जाती है तो फिर राक्षस जागता भी नहीं, चीजें वैसी ही चलती रहती है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं होती। जिम जाना है, हाँ चले जाएंगे, अभी पहले आज पार्टी कर लेते हैं और सब कुछ वैसा का वैसा चलता रहता है। धीरे धीरे करके समय बीत जाता है, उम्र बीत जाती है, आप 45-48 साल के हो जाते हो। आपको रियलाइज होता है कि अगर बढ़ोतरी हुई है तो केवल तोंद में हुई है, जिंदगी में तो हुई नहीं। आप एक सिंपल सी लोअर मिडिल क्लास सी जिंदगी जी रहे हो और वही रीलें देख रहे हो और पॉलिटिक्स वालों को गाली बक रहे हो और जिंदगी बीत जाती है। आप एक फ्रस्ट्रेटेड ग्रम्पी ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो जाते हो। तो करना क्या है? करना यह है कि यदि हम सही समय रहते, इस बंदर को एक खंबे से बांध दें और इससे अपनी जिंदगी का कंट्रोल छीन के अपने हाथ में लें और राक्षस को जगाए रखें कि तू समय समय पे हमें बताते रहना कि क्या करना है, तो जिंदगी अच्छी चलती रहेगी और सब ठीक होगा। मैं भी अपनी जिंदगी में देर से जागा, मैंने भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और एक बार जब कंट्रोल अपने हाथ में आया तो चीजें बहुत दूर दूर तक बढ़ी। अल्टीमेटली मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया क्लिनिकल गुरुजी, जिसपे आज करीब करीब 1.25 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप भी आज से प्रण करें और मुझे चैट बॉक्स में लिख के प्रण करें कि मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लूंगा, मैं अपने बंदर को बांध के रखूंगा और राक्षस को जगा के रखूंगा। मैं आपकी जिंदगी का वो राक्षस बनना चाहता हूं जो आपको बताता रहे समय समय पे कि आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करना है। आपको एक बेहोश सी जिंदगी नहीं जीनी है जिसमें बंदर गाड़ी चला रहा हो और आप केवल दर्शक मात्र हो। मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करूंगा। सिंपली इतना लिख दीजिए, आई विल, मैं करूंगा। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी आज की। चलिए क्लास शुरू करेंगे। हाँ भैया, आवाज आ रही है अच्छे से? शुरू करें? तो सबसे पहले गुरुजी की गारंटी कि अगले 1 घंटे में तुम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। भले ही तुम स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हो, जितना तुम्हें आता है उससे तुम्हें ज्यादा आ जाएगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, ये मेरी गारंटी है। अब एक प्रॉमिस चाहिए मुझे तुम लोगों से कि अपने आप को प्रॉमिस करो कि अगली बार जब भी कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आएगा तो उसको पूरी सिंसियरिटी से और पूरी ईमानदारी से देखोगे। क्योंकि कोई भी पेशेंट जब तुम्हारे अस्पताल में आता है, तुम्हारी ओपीडी में आता है, तो वो तुमसे बहुत उम्मीदें लेके आता है। उसे ठीक से ये भी नहीं पता होता कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुमने कितने साल प्रैक्टिस की है, तुम्हें क्या आता है। वो भरोसा लेके आता है कि ये आदमी मुझे ठीक कर देगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हो, तुम्हें हाइपरटेंशन का इलाज ठीक से आता हो और तुम उसको पूरी ईमानदारी से ट्रीट कर पाओ। तो तुम मुझे प्रॉमिस करो चैट बॉक्स में प्रॉमिस लिख के कि आज की जितनी मैं कहानी सुनाऊंगा उसको पूरी ईमानदारी से सीखोगे और अपने जीवन में उतारोगे। मुझे चैट बॉक्स में प्रॉमिस करो।
क्लास शुरू होने में भी थोड़ा सा समय है, तब तक हम एक दो सवाल देख लेते हैं कि आपको कितना ब्लड प्रेशर के बारे में आता है। तो मान लेते हैं कि एक मरीज तुम्हारे पास ओपीडी में आया है, पहली बार आया है, उसका बीपी 160/100 है। मुझे बताओ कि तुम्हारी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी। तुम्हारे ऑप्शंस ये हैं। एक पेशेंट आया है ओपीडी में, पहली बार आया है। अभी तुम कुछ भी जवाब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हजारों लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तुम में से किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, पर तुम लिखोगे तो एक बार कमिट हो जाओगे। तो आगे जब तुम्हें लगेगा कि ये जवाब शायद गलत हुआ या सही हुआ, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हम कितना जानते थे या कितना नहीं जानते थे। तो मुझे एक आंसर लिख के दिखा दो इनमें से। जैसा मुझे दिख रहा है ज्यादातर लोगों के आंसर एम्लोडिपिन और टेलमिसार्टन के बीच में घूम रहे हैं, जो मोटे तौर पे ठीक भी है। अच्छा मुझे ये बताओ अगले क्वेश्चन में कि हाइपरटेंशन में क्या चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेना। प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन परेशान करता है, या कोई नया मरीज 200 का बीपी लेके आता है, या कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आते कि किसके साथ किसको जोड़ें, टेल्मा कितनी दें और एमलो कितनी दें, और अगर बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो टेल्मा बढ़ाएं कि एमलो बढ़ाएं कि तीसरी ऐड करें, या फिर जब दवा लिखने के बाद भी पेशेंट आ जाता है और उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तुम इसमें से सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से होते हो? क्योंकि मुझे जानना इसलिए भी जरूरी है कि आज मैं हाइपरटेंशन का कॉन्फिडेंस प्रोग्राम लॉन्च करूंगा। मतलब आज की इस क्लास के बाद मैं 5 लाइव क्लासेस और करूंगा, वो पेड होंगी, जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को मैं हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट सिखाऊंगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम किस तरफ ज्यादा है, तो मैं उसके हिसाब से क्लासेस अपनी डिजाइन करूंगा। हो गए जवाब? बहुत सारों के मुझे बी दिख रहे हैं आंसर इसमें। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे तुमसे कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि सरकार के अपने नियम होते हैं, सरकार का अपना एक दृष्टिकोण होता है, और मरीज का अपना होता है और डॉक्टर का अपना होता है। तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टरों का फ्यूचर कैसा है हिंदुस्तान में? अब तुम सब बन तो गए हो डॉक्टर, कुछ स्टूडेंट हैं वो बन रहे हैं, पर तुम्हें क्या लगता है कि मेडिसिन का फ्यूचर कैसा है? एक अप्रोच हो सकती है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, सभी बढ़िया है। कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि यार मैंने जो सोचा था उतना नाम और उतना पैसा नहीं है, पर ठीक है घर चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई गरीबी रहेगी, घर चलाने लायक पैसा हो जाएगा डॉक्टरी करके। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि कंपटीशन जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से डॉक्टरों की इनकम और कम होती जाएगी समय के साथ साथ, और सर्वाइवल मुश्किल होगा और फाइट करना पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से क्या सच है? मुझे तुम्हारी ओपिनियन चाहिए, इसमें कोई सही आंसर और गलत आंसर नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि यदि आज 1000-2000 लोग मेरी वेबिनार में बैठे हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं। एक और बात कि आंसर्स टाइप करते रहना, चैट बॉक्स में लिखते रहना, क्योंकि ये इंटरैक्टिव क्लास है। जितना चैट करोगे, जितना इंटरैक्ट करोगे, जितने आंसर दोगे, और आंसर का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका सही आंसर जो देगा, यार हजारों लोग आंसर लिख रहे हैं, मैं नहीं पहचान सकता कि इसने सही लिखा इसने नहीं लिखा। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे वेबिनार में, उन 5 लोगों को 500 रुपए का यूपीआई ट्रांसफर मिलेगा। किन 5 लोगों को मिलेगा ये नाम आकाश सर एंड में डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास के एंड तक रुके रहना। यदि तुमने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है तो हो सकता है तुम्हारा नंबर भी लग जाए। ठीक है सब? और एक क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि आप आज से पहले कितनी वेबिनार, कितनी क्लास अटेंड कर चुके हो? ये पोल है, गुलरेज भाई डालेंगे कि अब से पहले कितनी क्लासेस देखी हैं आपने। ये आपकी पहली बार कोई क्लास है, या एक आध देखी है, 2-4 देखी है, या रेगुलरली देखते हो? और वो लोग जिन्होंने मेरी क्लासेस रेगुलरली देखी हैं, वो मुझे एक बात और बताएं कि क्या मेरी क्लासेस से उनके जीवन में कुछ भला हुआ? क्या मेरी क्लास देखने से ऐसा कुछ हुआ कि हाँ हम बेहतर डॉक्टर बन पाए, हम ज्यादा अच्छा इलाज कर पाते हैं, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई? तो जिन लोगों को मेरी क्लासेस देखने से लगता है कि कुछ भला हुआ है जीवन में, वो एक बार चैट बॉक्स में हैप्पी लिख दो। और जो लोग आज पहली बार आए हैं, आप अभी कुछ मत लिखो, आप तो सिर्फ क्लास सुनो, आनंद लो, और आपको इस क्लास का अंत होते होते पता चल जाएगा कि इतने सारे लोग हैप्पी क्यों लिख रहे हैं। ठीक है साहब, शुरू करें, हो जाए प्रकट।
हो जाए भैया प्रकट करें, स्लाइड चेंज। तो सवाल से ही शुरू करते हैं पूरी हाइपरटेंशन की क्लास को। एक पेशेंट है, उसका बीपी 160/100 है, तुम्हारी ओपीडी में आया है। तुम्हारा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। पेशेंट के बारे में और बता दूं? अच्छा, और ये मतलब हिस्ट्री बताओ ही बताओ। ठीक है, कितना 29 साल का लग रहा है? 29-30 साल का लड़का है, अमन नाम है इसका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करता है। अब बताओ। होम्योपैथी में ऐसा होता होगा ना कि सॉफ्टवेयर में काम करता है तो उसको दूसरी दवा जाएगी, और अगर ये मछली पालन कर रहा होता है तो उसको दूसरी दवा जाती है। हाँ। होम्योपैथी में व्यक्ति के हिसाब से दवा बदल जाती है। क्या, जल्दी से लिखो। क्या जवाब आ रहे हैं सबके? एम्लोडेपिन, टेमलवेसार्टन, यही ना? अच्छा, मैंने इसका मिलाने का कॉम्बिनेशन नहीं डाला, नहीं तो वो भी आते बहुत सारे जवाब। पर भैया एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पेशेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने बस ये कहा कि 29 साल का पेशेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बीपी बढ़ा हुआ है। तुमने नहीं कुछ देखा, तुमने ना इसका देखा कि इसको इन्फेक्शन है, क्या है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, कुछ नहीं। बस एम्लोडेपिन खाओ, टेलमिसार्टन खाओ, नहीं? और यही गड़बड़ है। अच्छा चलो और कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज को, इसके साथ 2 मरीज और बिठा देते हैं। एक ये अपने रमेश भैया को बिठा देते हैं और एक आंटी को बिठा देते हैं, और ये तीनों लोगों का बीपी 160/100 है। अब बताओ, क्या इन तीनों को तुम सेम दवाई दोगे, अलग अलग दोगे, या किसी को भी कुछ भी कर दोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके? 3 पेशेंट हैं, तीनों का बीपी सेम है, क्या तुम इन तीनों को सेम दवाई दोगे या अलग अलग दोगे? लिखो आंसर, दिखा दो चैट बॉक्स जरा मुझे यहाँ पे। अब सब अलग अलग दवाई दे रहे हैं। जब मैंने पहले कहा था तो सब अपनी मर्जी से चिपका रहे थे। तो जब मरीज आता है तब क्या करते हो यार तुम? कोई नहीं, जो भी करते हो वो तुम्हारे साथ। आज की इस क्लास के अंत में हम सीखेंगे कि हर मरीज को देख के तुम पहले अपने मन में मंत्र बोलोगे TMP, और फिर कहोगे कि ये कौन सा वाला हाइपरटेंशन है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको कौन से तरीके का हाइपरटेंशन है, कौन से प्रकार का हाइपरटेंशन है। फिर तुमको ये भी पता चल जाएगा कि इस मरीज से कौन से सवाल पूछने हैं, हिस्ट्री में क्या पूछना है, हर हाइपरटेंशन के टाइप के हिसाब से कौन सी जांचें करवानी है, और कैसे डिसाइड करना है कि इस मरीज को क्या दूं और उस मरीज को क्या दूं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखोगे। और अगर तुम क्लास के अंत तक बने रहे तो तुम्हें इस क्लास के सारे नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, और उसके अलावा एक आलू से सोना बनाने की मशीन भी दूंगा। इस क्लास में मैं अपना 20-22 साल का अनुभव 1.5 घंटे में निचोड़ के दूंगा तुम्हें। और इस क्लास के अंत तक वो जो तीनों मरीज मैंने तुमको दिखाए थे पिछली स्लाइड पे, उनका पर्चा तुम लिखोगे, और मैं कहूंगा कि देखो कितने अच्छे बच्चे, इनको सब आता है ऑलरेडी। तो मेरे साथ बने रहना, अपन इस क्लास के एंड तक सब सीखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी है, और आज हम हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट सीखेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म जिस पर तुम खड़े हो वो है clinicalguruji.com का, और तुम लोगों के प्रेम से और ईश्वर की कृपा से इस पे लगभग 4 लाख लोग अब मेरे साथ पढ़ते हैं। आज की क्लास में तुम वर्ल्ड का बेस्ट हाइपरटेंशन सीखोगे। मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये 4 लाख लोग मेरी ऐप पे क्यों हैं, और क्यों पैसे देके भी पढ़ना चाहते हैं। और तुम आज अपने जीवन की सबसे अच्छी ब्लड प्रेशर की क्लास देख के जाओगे। लेकिन मुझे भी बदले में तुमसे एक चीज चाहिए। मेरा ये प्लेटफॉर्म एक पेड प्लेटफॉर्म है, और आज मैं एक हाइपरटेंशन का कॉन्फिडेंस कोर्स लॉन्च करूंगा। तो मुझे आपसे अनुमति चाहिए कि इस वेबिनार के बीच में 10 मिनट के लिए मैं आपको उस कॉन्फिडेंस कोर्स के बारे में बता सकूं। मुझे बस चैट बॉक्स में आप ओके लिख दो कि हाँ सर, इस वेबिनार के बीच में आप हमें 10-12 मिनट अपने प्रोग्राम के बारे में बता सकते हो। आज वो प्रोग्राम मैं लॉन्च करूंगा, और 75 लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन भी दूंगा। अगर आप लकी रहे तो हो सकता है कि आपको भी उसमें से रजिस्ट्रेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप लकी ना भी रहे तो भी आप इतना हाइपरटेंशन सीख के जाओगे कि कल से आपकी प्रैक्टिस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो मुझे परमिशन देने के लिए बस मुझे चैट बॉक्स में जरा ओके लिख दो। ओके तुम्हारा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, मत लिखना चैट बॉक्स में, मुझे पता है तुम 2 ही तरह के आंसर लिखोगे। कुछ ज्ञानी लोग लिखेंगे कि जो ब्लड का कॉलम होता है, जब वो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर जनरेट करता है तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और कुछ लोग मैथमेटिक्स में घुस जाएंगे कि कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ब्लड प्रेशर।
और मैं इसी तरह की टीचिंग के सख्त खिलाफ हूं। ये काम का है, फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में तुमको एग्जाम में आंसर लिख के आना है, बहुत अच्छी बात है। रियल लाइफ में, जिंदगी में ब्लड प्रेशर किस काम आता है कि अगर बहुत कम है तो उसको बढ़ाना है, शॉक में है पेशेंट, यदि बहुत ज्यादा है तो उसको कम करना है, पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है। तो हम ये फिजियोलॉजी, ये थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम नंबरों का इलाज बिल्कुल नहीं करेंगे, थ्योरी का इलाज नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम का इलाज करेंगे। तो आज के बाद जब भी कभी आप किसी मरीज को देखोगे कि उसको ब्लड प्रेशर है, तो आपके दिमाग में 3 शब्द आने चाहिए। क्या क्या 3 शब्द? TMP। ये किसी किताब में नहीं है, मैंने खुद बनाए हैं और इसको हम TMP फ्रेमवर्क कहते हैं। TMP का मतलब क्या होता है वो समझाऊंगा, पर जब भी किसी पेशेंट का बीपी बहुत कम होगा, अगर पेशेंट शॉक में होगा, तो भी आप सोचेंगे कि इसके TMP में क्या प्रॉब्लम है। और अगर उसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ होगा तो भी आप सोचेंगे कि इसके TMP में क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा TMP को समझ लेते हैं। आपके सबके घरों में ऊपर एक छत पर टंकी होती है और कुछ अमीर घरों में एक प्रेशर पंप भी लगा होता है कि उस टंकी का प्रेशर अच्छा नहीं आता तो शावर में मजा नहीं आता, उसके लिए लोग प्रेशर पंप भी लगाते हैं। उसके बाद एक पाइपलाइन होती है, उससे एक नल जोड़ा रहता है और घर में पानी आता रहता है। अब इसी प्रेशर पंप को यदि हम ऐसा समझें कि जो टंकी है ये आपकी बॉडी का वाटर है, कि आपके शरीर में कितना पानी है, कितना खून बह रहा है। ये मोटर आपका हार्ट है जो कि उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर रहा है। और ये पाइपलाइन वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके की थ्रू वो ब्लड पंप हो रहा है। और इस नल में जो प्रेशर आ रहा है वो ब्लड का प्रेशर है या बीपी है। अब इसको हम दोनों दिशाओं में ले जा सकते हैं। अगर मान लो किसी का बीपी कम चल रहा है तो हम हमेशा सोचेंगे कि उसकी प्रॉब्लम 3 जगहों पे होगी, या तो टंकी में, या मोटर में, या पाइपलाइन में। या तो टंकी में पानी बहुत कम होगा, पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक में होगा, ब्लीड कर गया है, डायरिया है, डिहाइड्रेशन है। या पेशेंट को एमआई हुआ है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो गया है, उसके हार्ट की पंपिंग बहुत वीक हो गई है और वो कार्डियोजेनिक शॉक में है। या उसकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई है, पेशेंट एनाफाइलेक्सिस में है और वो शॉक में है। तो अगर किसी का बीपी कम है तो भी हम उसको टंकी, मोटर और पाइपलाइन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा है तो भी वो टंकी, मोटर और पाइपलाइन से एक्सप्लेन हो सकता है। तो जब भी कभी कोई बीपी का मरीज आएगा, बढ़ा हुआ मरीज आएगा, हाइपरटेंशन का पेशेंट आएगा, तो हम सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कि इसकी मोटर बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसा तो नहीं कि इसकी टंकी ओवरफ्लो कर रही है, और ऐसा तो नहीं कि इसकी ब्लड वेसल्स या पाइपलाइंस बहुत सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा और डायग्नोसिस भी उसी हिसाब से बनेगा। तो अब अगर कल्पना करो कि कोई मरीज ऐसा है या कोई घर ऐसा है जिसमें टंकी ठीक है, पाइपलाइन ठीक है, और सडनली उसकी मोटर बहुत बड़ी हो जाए, उसकी मोटर एकदम सुपर पावरफुल हो जाए और खूब एकदम भचाभच काम करने लगे, तो क्या होगा उसके ब्लड प्रेशर का? खुद जरा सोचो, लिखो जरा क्या होगा उसके बीपी का। कि टंकी ठीक है, पानी उतना ही है, पाइपलाइन भी ठीक है, लेकिन मोटर सडनली आधे हॉर्स पावर की जगह 5 हॉर्स पावर की लगा दी, उसके बीपी को क्या होगा बताओ जरा? बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ जाएगा, उसके ब्लड का प्रेशर बहुत तेज हो जाएगा। और ऐसा नॉर्मल जिंदगी में कब होता है? कि जब आपका हार्ट सुपर पावरफुल हो जाए और खूब काम करने लग जाए, जब आप एंशियस होते हो, जब आपको स्ट्रेस होता है, आप कॉफी पी लेते हो, या आपको फीवर हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, कोई अरिथमिया हो गया है, या एनीमिया हो रखा है, प्रेगनेंसी है, या कोई एवी फिस्चुला डला हुआ है। इन सारी कंडीशंस में हार्ट एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें कि मोटर के कारण पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? एक हो सकती है हाइपरथायराइडिज्म। जो तुम्हारा थायराइड हार्मोन है वो शरीर के लिए रेड बुल की तरह काम करता है, कि थायराइड हार्मोन निकलता है और शरीर में हर चीज में तरावट आ जाती है, हर चीज दौड़ना शुरू कर देती है, हार्ट भी दौड़ने लग जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्साइट हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को ज्यादा निकल रहा है थायराइड हार्मोन तो उसका बीपी बढ़ा रहेगा। और यदि किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाए, अब एनीमिया वाले का बीपी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यार देखो, शरीर में ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को यहां से लेके वहां तक पहुंचाना। अगर HB 14 है तो बहुत अच्छी बात है, उस हीमोग्लोबिन पे बैठ के बहुत सारी ऑक्सीजन चली जाएगी।
लेकिन अगर HB 7 ही है तो उतनी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उस HB को 4 बार चक्कर करने पड़ेंगे। तो ऐसे में व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। इन सबको हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन हो जाते हैं, इन सबको कंपेंसेटरी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जैसे समझो कि अगर तुम मान लो अच्छे घर परिवार क्या करोगे, दो को बिठाओगे, दो और बिठाओगे। एग्जैक्टली कि कम हीमोग्लोबिन के कारण हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन होता है। तो सेम होता है फिस्टुला में, जब किसी का आर्टरी और वेसियां है इसी में भी। तो किसी की मोटर खराब होने के कारण मोटे तौर पे ये हो सकते हैं। अब एक पेशेंट देखते हैं। मान लो ये पेशेंट आपकी ओपीडी में आया, वैसे तो कब से ही आया बैठा है, आपने देख रखा है इसको, और इस पेशेंट के ये नंबर चल रहे हैं, 96 का हार्ट रेट है, 160/90 का बीपी है और इसको वीकनेस है। क्या तुम इतने से बता सकते हो कि इसकी प्रॉब्लम टंकी है कि मोटर है कि पाइपलाइन है? अब से हम TMP में बात करेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। काहे की प्रॉब्लम है इतना देख के बता सकते हो क्या? 160/90 160/100 चलेगा मुझे, क्या लग रहा है? वैसे तो बहुत मुश्किल है इतनी सी पे से कहना, पर फिर भी एक छोटा सा हिंट करता हूं। यदि किसी का हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है तो काफी चांस है कि उसकी प्रॉब्लम उसकी मोटर में हो सकती है, उसके हार्ट में हो सकती है। गारंटी नहीं है, पर फिर भी एक हिंट है। अगर किसी को टेकीकार्डिया और हाइपरटेंशन है तो सोचो कि कहीं इसका हार्ट एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं कर रहा। ठीक है साहब, आपने उसकी और हिस्ट्री निकाली। अब रमेश जी कहते हैं कि साहब मुझे टट्टी में खून आता है। आप एग्जामिन करते हो, आपको दिखता है कि पेलॉर है। अब मुझे बताओ इनकी प्रॉब्लम कहां जा रही है? लिखो, TMP में से लिखना, क्या रहा आंसर? पक्का टंकी में तो नहीं? क्यों? ब्लड स्टूल में जा रहा है तो। पर अगर ब्लड स्टूल में जाने से टंकी की प्रॉब्लम नहीं है, टंकी तो खाली हो रही है। उसको कंपेंसेट करने के लिए, एनीमिया को कंपेंसेट करने के लिए पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है। तो इसकी प्रॉब्लम काहे की हुई? मोटर की हुई। पर हर एक को तो ये कॉज नहीं होगा। तो मोटर की प्रॉब्लम को पता करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। क्या क्या पूछ सकते हो? आप पूछ सकते हो कि भैया आपको हार्ट का धड़कना पहचान में आता है क्या? क्या आपका हार्ट तेज तेज धड़कता है? या ऐसा तो नहीं कि बाहर आपको हार्ट बीट दिख रही हो, कई बार दिखती है पैल्पिटेशन के साथ में, बाहर भी दिख जाता है। तो क्या आपका हार्ट तेज तेज धड़कता है? या आप मरीज से पूछ सकते हो कि अगर उसके दिल में धड़कन धड़कन हो रही है कि धड़कन धड़कन हो रही है। ठीक है साहब। और क्या और पूछ सकते हो कि कहीं उसको रिसेंटली वेट लॉस तो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि रिसेंट वेट लॉस थायरोटॉक्सिकोसिस में हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म में हो सकता है। पैल्पिटेशन थायराइड में भी हो सकता है, एंजाइटी में भी हो सकता है। जो लोग कैफीन ज्यादा लेते हैं उन्हें भी हो सकता है। तो इससे आपको थायराइड, कैफीन और एंजाइटी का आइडिया हुआ। रिसेंट वेट लॉस से आपको थायराइड का आइडिया हुआ। पूछो भूख कैसी लगती है? भूख अच्छी लग रही है, खाना खूब खा रहा है, लेकिन वेट लॉस हो रहा है, फिर थायराइड सोचो। फिर पूछो कि गर्मी कैसी लगती है, हीट टॉलरेंस कैसा है आपका? अगर हीट टॉलरेंस भी अच्छा नहीं है, पक्का चांस मानो कि थायराइड हो सकता है। फिर पूछो थकान थकान रहती है क्या? अब इस थकान में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। थकान में आपको मिल जाता है प्रेगनेंसी कई बार, क्योंकि कई बार महिलाओं का पहला सिम्टम मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता, फटीग होता है। स्पेशली सेकंड प्रेगनेंसी तो बिना मॉर्निंग सिकनेस के केवल थकान से डायग्नोज होती है। फिर अगर थकान रहती है, आप एनीमिया सोच सकते हो, आप ब्लीडिंग सोच सकते हो, और जरूरी नहीं कि एनीमिया वैसे ही न्यूट्रिशनल हो, एनीमिया हो सकता है ब्लड लॉस का हो। फिर इसके अलावा पूछो कि क्या सांस जल्दी भर जाती है? अगर सांस जल्दी भरती है, ये भी एनीमिया की साइड जा सकता है। और पूछो कि कभी रिसेंटली पिछले 1-2 दिनों में कुछ बुखार, इन्फेक्शन ऐसा तो नहीं हुआ था? क्योंकि कई बार पेशेंट का बीपी वैसे ठीक चल रहा होता है, पर किसी भी तरह के स्ट्रेस में, फीवर में, इन्फेक्शन में वो बीपी बढ़ के 160-170 हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि उसको वहां पे ट्रीट किया जाए। और एक सवाल जो हर बीपी के मरीज से पूछना है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हर एक मरीज से पूछना है, वो है कि साहब आपको पॉटी कैसी होती है? क्योंकि उसमें ब्लीडिंग, उसमें डार्क स्टूल, उसमें तमाम चीजें आपको मिल जाती है डायग्नोसिस के लिए। ये ब्लड प्रेशर में नहीं कह रहा, हर पेशेंट से पूछो, कई बार बहुत सारे क्लू इसी एक चीज में छुपे होते हैं।
तो इनमें से किसी भी क्लू में आपको लगे कि ये किसी दिशा में जा रहा है, तो आप बड़े गर्व से उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि आपकी मोटर खराब हुई। उसको भले डिक्लेयर मत करो, पर अपने मन में सोच सकते हो कि हाँ, इसकी मोटर में कोई खराबी है। लेकिन एक बात और, अगर कोई मरीज जवाब दे रहा है और उसके जवाबों में कुछ ये डरावने शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, तो ऐसे मरीज को टंकी, मोटर, पाइपलाइन सब एक तरफ छोड़ो। उसको बोलो कि भैया तू रवाना हो, अच्छे से अस्पताल जा, मेरे नाम का रेफरल डालना, आगे बड़े डॉक्टर देखेंगे तेरे को। ये मैं अपनी ओपीडी में ट्रीट नहीं करूंगा। कौन कौन सी चीजें हैं जल्दी से एक बार सुन लो। एक तो यदि किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, साथ में उसको सीवियर हेडेक हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, ये पेशेंट आपको ओपीडी में ट्रीट नहीं करना है। फीवर, हाइपरटेंशन विद हेडेक विद वॉमिटिंग, दिस इज रेसिपी फॉर डिजास्टर। इसको रवाना करो। अगर किसी पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ है और उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उसको ब्लरिंग हो रही है, उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, रेफर करो। क्या हो रहा होगा ये बड़े डॉक्टर के सोचने का काम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ है और साथ में चेस्ट पेन हो रहा है, तुरंत रेफर करो। ये हो सकता है कि आयोटिक डिसेक्शन हो, कुछ भी हो, हमें नहीं दिमाग चलाना है। हो सकता है एमआई हो सकता है आयोटा हो, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। रेफर करो, आगे वाला देखेगा। प्रेगनेंसी है और बीपी बढ़ा हुआ है, इसे भी हमें हैंडल नहीं करना है। और अगर किसी को बीपी बढ़ा हुआ है और उसके नेक पे आपको कोई स्वेलिंग दिख रही है या फेस पे कोई स्वेलिंग दिख रही है, ये सारे आंसर्स बहुत खतरनाक हैं। इन्हें बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है, इन्हें हायर सेंटर रेफर करना है। ये अपनी ओपीडी के लिए नहीं बने। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि 3 तरह की चीजें होती है, टंकी, मोटर, पाइपलाइन। टंकी, मोटर, पाइपलाइन में खराबी से बीपी घटता भी है और बढ़ता भी है। अगर किसी की मोटर ज्यादा तेज चल रही हो, जैसे एनीमिया में, थायरोटॉक्सिकोसिस में या प्रेगनेंसी में, तो उसका बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है। बीपी बढ़े हुए में क्या क्या सवाल पूछने हैं हमने देख लिया, और किन सवालों से हमें डरना है ये भी हमने देख लिया। अब अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो क्या देखेंगे। अगर किसी को मोटर की प्रॉब्लम होगी, यानी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो उसको एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा। एक चीज तो लिख सकते हो चैट बॉक्स में, क्या मिलेगा एग्जामिनेशन में। इसको एग्जामिनेशन में मिलेगा टेकीकार्डिया। जरूरी नहीं कि 100 के ऊपर मिले, पर नॉर्मल 70-80 मिलता है, तो इसका शायद 90-100 के आसपास मिलेगा। न सिर्फ टेकीकार्डिया मिलेगा, बल्कि इसमें वाइड पल्स प्रेशर मिलेगा। वाइड पल्स प्रेशर का मतलब क्या, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में गैप ज्यादा होगा। इसका बीपी 160/120 नहीं होगा, इसका बीपी 160/90, 160/100 होगा। गैप ज्यादा होगा, वाइड पल्स प्रेशर मिलेगा। एग्जामिनेशन करने जाओगे तो स्ट्रॉन्ग पल्सेस मिलेंगी, इसकी पल्स अच्छी बाउंसी होगी। क्यों, क्योंकि सिस्टोलिक डायस्टोलिक में गैप ज्यादा है। फिर इसकी एक्सट्रीमिटीज एकदम वाइड मिलेंगी। अगर एनीमिक है तो पेलॉर मिल जाएगा। अगर हाइपरथायराइड है तो उसका पूरा पैटर्न मिलेगा, स्वेटिंग मिलेगी, ट्रेमर मिलेगा, वार्म एक्सट्रीमिटीज मिलेंगी। आपको पैटर्न समझ में आएगा। गले में देखने जाओगे शायद थायराइड बढ़ी हुई मिल जाएगी आपको। अगर एंजाइटी है तो पेशेंट की एंजाइटी आपको सामने दिखेगी, वो उंगलियों से खेल करता रहेगा, नाखून चबाता रहेगा, वो परेशान दिखेगा आपको। तो एंजाइटी आपको दिख सकती है, क्लिनिकली थायराइड बढ़ी हुई मिल सकती है। इन सारी चीजों से आपको समझ में आएगा कि ये पेशेंट प्रोबेबली मोटर की साइड जा रहा है। पाइपलाइन वाले में ये चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी, टंकी वाले में दूसरी चीजें मिलेंगी, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि इस पेशेंट को मोटर की समस्या है, तो आप उसकी जांचों में क्या करवाओगे, जरा एक बार मुझे लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम मोटर की है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड है, तो क्या जांच कराओगे, बताओ। पहली जांच क्या कराओगे, तुम बताओ। थायराइड, उससे भी पहले और ईसीजी करा लो ना, बेसिक। एक तो ईसीजी करा लेंगे। फिर अगर ईसीजी में कुछ मिलता है, क्या मिल सकता है ईसीजी में, टेकीकार्डिया मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, बढ़ा हुआ हार्ट मिल सकता है। अगर कुछ मिलता है तो इको कराएंगे। ऐसा नहीं कि ईसीजी इको, ईसीजी कराएंगे, उसमें फाइंडिंग मिलेगी तो इको कराएंगे। फिर सीबीसी करा के देखेंगे, अगर उसमें कुछ मिलेगा तो आयन स्टडीज करा लेंगे कि भैया एनीमिया क्यों हो रहा है। फिर सिंपल प्लेन टीएसएच करा के देख लेंगे, अगर उसमें कुछ मिलता है तो पूरा थायराइड फंक्शन करा लेंगे। तो इनसे आपको हिंट हो जाएगा कि पेशेंट किस दिशा में जा रहा है। अब अगर किसी को मोटर की प्रॉब्लम है तो ट्रीट क्या करोगे मोटर में।
इलाज क्या करें भाई, मोटर को बंद तो कर नहीं सकते, जरूरी है चलने के लिए, तो हम उसका कॉज ट्रीट करेंगे मोटर का। क्या क्या ट्रीट करोगे? अगर एनीमिया है तो उसको इलाज करेंगे, थायराइड है तो वो तुम्हारी कौन सी आती है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, वो चालू करेंगे, स्ट्रेस है शुरू करेंगे, एंटी एंजाइटी जरूरत पड़ेगी तो देंगे कुछ ज़ोलपेडेम, कुछ क्लोनाजेपाम, कुछ और। इन सब से कंट्रोल नहीं होगा या बीपी पहले से ही बहुत ज्यादा चल रहा होगा तो एक एंटी हाइपरटेंसिव से शुरू करेंगे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर किसी को मोटर की समस्या है तो आप उसे कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव दोगे? आपके पास नाम तो आपको सारे आते हैं, आपको जो नाम समझ में आए लिख दो। कौन से ग्रुप का दोगे या कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव दोगे मोटर की समस्या में? लिखो जरा। क्या आ रहे हैं जवाब? सभी तरह के आ रहे हैं। बीटा ब्लॉकर हो सकती है, और क्या लिख रहे हैं? एआरबी, एसी, सब लिख रहे हैं। ठीक है, यही की यही प्रश्न हमारे साइंटिस्टों के दिमाग में या हमारे डॉक्टरों के दिमाग में आज से कोई 70-80 साल पहले आया था। और 70-80 साल पहले इन डॉक्टरों को कुछ खास समझता भी नहीं था। सबको लगता था कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि व्यक्ति का हार्ट जोर से धड़क रहा है, इसलिए उसको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो सारे डॉक्टर मिलके गए समंदर मंथन करने, और समुद्र मंथन करके उन्होंने ढूंढा कि ऐसी कौन सी दवाई निकाली जाए जो इस धड़कते हुए हार्ट को धीमा कर दे। और इस समुद्र मंथन से निकल के आई एक दवाई जिसने कि वाकई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प की। सारे डॉक्टर खुश हो गए कि साहब अब तो सब हो गया है, आज से दुनिया से हाइपरटेंशन खत्म, क्योंकि हमें एक ऐसी दवाई मिल गई है जिसका कि नाम है बीटा ब्लॉकर। ये 1960 के दशक में आई और लोगों ने मान लिया कि इससे अब हाइपरटेंशन पूरा ठीक हो जाएगा। क्यों? मासूम थे बेचारे, समझते थे कि खाली मोटर प्रॉब्लम होती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे तुम अभी मासूम हो। पर खैर, तुम इस क्लास के एंड तक पूरा सीख जाओगे, इनको सीखने में 40 साल लगे, तुम 40 मिनट में सीख जाओगे। फिर बाद में उन्हें धीरे धीरे करके रियलाइज हुआ कि बीटा ब्लॉकर देने से सारे मरीज ठीक नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉब्लम मोटर की प्रॉब्लम है भी नहीं, सारे हाइपरटेंशन सिंपैथेटिक ओवरड्राइव से हो भी नहीं रहे थे, और इस बीटा ब्लॉकर से आने लग गए तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को फटीग रहने लग गया, पेशेंट को सेक्सुअल डिस्फंक्शन रहने लग गया। तो बुड्ढे बड्ढे को आप दे दो चलेगा, यंग पेशेंट को आपने लिख दी बीटा ब्लॉकर, वो 4 दिन बाद आके हाथ जोड़ देता कि डॉक्टर साहब मैं तो स्ट्रोक से मरना पसंद करूंगा, पर ऐसी जिंदगी से तो नहीं। तो ये दवाई आइडियल नहीं थी यंग पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वहां ये बीटा ब्लॉकर पूरी तरह से फेल हुए। आगे जर्नी क्या हुई वो भी आपको बताऊंगा, पर मुझे एक बात बताओ कि अगर आज तक आपको किसी ने हाइपरटेंशन ऐसे नहीं पढ़ाया हो, अगर आपने जिंदगी में पहली बार ऐसी पढ़ाई की हो, तो मुझे जरा चैट बॉक्स में 1 लिख दो। हाँ भैया, तो सबने पहली बार ही ऐसे पढ़ाई की है ना। अब तुम सोचोगे अगर तुम मुझसे 5 दिनों तक लगातार इस तरह की कोई चीज पढ़ लो और पूरा हाइपरटेंशन सीख जाओ तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। खैर वो भी तुम्हें बताऊंगा, पर अभी पहले एक अगला केस देखो और मुझे बताओ कि उसमें क्या समस्या आ रही है। ये एक आंटी है, तुम्हारी ओपीडी में आई बैठी है, तुमने सुबह से देख रखा है, सीढ़ी चढ़ती है तो थक जाती है, इनका बीपी और ज्यादा है, 180/100 है, हार्ट रेट नॉर्मल है इनकी। और तुमने इनसे कहा कि जरा मशीन पे चढ़ के दिखाओ, तो इनने मशीन पे चढ़ के दिखाया, इनका वजन आया 109 किलो। अब मुझे बताओ कि आंटी की प्रॉब्लम कहां पर है। तुमने टीएमपी फ्रेमवर्क समझ लिया, तुम्हें पता है कि टंकी मोटर पाइपलाइन क्या होता है, मुझे अंदाजा लगा के बताओ कि आंटी की प्रॉब्लम कहां आ रही है। बताओ जरा। टंकी मोटर, देखो मोटर की यहां प्रॉब्लम कम लग रही है मुझे, 100% नहीं कह रहा, पर हार्ट रेट काइंड ऑफ नॉर्मल है, तो मुझे मोटर की तरफ जाता नहीं दिख रहा। वजन जो इनका बढ़ा है, आंटी भी अचानक हैरानी में हो जाती है कि नहीं अभी मैंने पिछले महीने देखा था तब तो 100 ही था, 1 महीने में 9 किलो कैसे बढ़ गया। यहां प्रॉब्लम कहीं ना कहीं टंकी के ओवरफ्लो होने की है। तो वही आपकी घर की टंकी यदि बहुत ही बड़ी हो जाए और बढ़ के ओवरफ्लो होने लग जाए, तो इसका मतलब कि यहां प्रॉब्लम वाटर रिटेंशन की आ रही है। ये आंटी का जो वजन बढ़ा है, ये चर्बी उतरी नहीं है, प्रोबेबली पानी ज्यादा है।
तो अब आप आंटी की हिस्ट्री में थोड़ा सा और अंदर घुसोगे और आप पूछोगे कि आंटी आप क्या अचार पापड़ ज्यादा खाती हो? कुछ तो गड़बड़ दिख ही रही है। आंटी या तो नमक ज्यादा खाती हैं, या हो सकता है कि आंटी का कोई रीनल फंक्शन गड़बड़ हो गया हो, आंटी को कोई सीकेडी टाइप की चीजें हो, या कई बार कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस हो। किसी भी कारण से आंटी के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा हो, कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं जो पानी को रिटेन करते हैं, एस्ट्रोजन करता है, कशिंग्स में हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में हो जाता है, और एनसेड के यूज से वाटर रिटेंशन होता है, स्टेरॉइड से होता है, इंसुलिन से होता है। कई चीजें ऐसी हैं जो इंसान के शरीर में पानी को रोकती हैं। तो ये जो आंटी का ब्लड प्रेशर है, ये इसलिए है कि टंकी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और हार्ट को उस पानी को पंप करने में जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और वही जोर ब्लड प्रेशर है। तो क्लिनिकल रीजनिंग क्या हो सकती है इस हाइपरटेंशन की? इसकी क्लिनिकल रीजनिंग हो सकती है कि हम पहले पता करें कि ये सच में वॉल्यूम ओवरलोड है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आंटी का पानी खाली रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या सच में आंटी में पानी इकट्ठा हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है? क्या आंटी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं या कम पानी निकाल पा रही है? दोनों चीजों में फर्क है कि या तो आंटी खूब नमक खाती है, उसके साथ खूब सारा पानी पीती है और शरीर में पानी इकट्ठा होता जाता है, या फिर आंटी की किडनी वीक हो रही है और अब वो उतना पानी निकाल नहीं पा रही जितना कि पी रही है, और या फिर ऐसा कि कुछ हाइपोप्रोटीनीमिया जैसी चीजें हो गई हैं जिसमें कि इनकी बॉडी का वाटर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब निकलकर थर्ड स्पेस में आ गया है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो इनका वेट बढ़ा हुआ है या जो इनके सूजन के लक्षण दिख रहे हैं, ये सच में वॉल्यूम ओवरलोड है भी कि नहीं, और अगर ओवरलोड है तो उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है। प्राइमरी मैकेनिज्म हो सकता है सॉल्ट इनटेक हो सकता है कुछ मेडिसिन हो, और हो सकता है कुछ अल्कोहल के कारण भी होता है। आंटी को अपन नहीं मान रहे कि वो अल्कोहलिक है, पर कई चीजों में इनटेक में प्रॉब्लम होती है। फिर डिक्रीज एक्सक्रीशन हो, जैसे किडनी की प्रॉब्लम में, या कई बार कार्डियक प्रॉब्लम्स में, लो कार्डियक आउटपुट में, लिवर की डिजीजेस में, कई हार्मोनल प्रॉब्लम्स में, और कहीं इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड तो नहीं है। ठीक है साहब। तो आप पूछोगे कि कहीं आपका रिसेंट वेट गेन हुआ है क्या? अगर इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि यदि आप लोगों को अपना वजन कम करना हो, आपको लगता है कि आपकी तोंद उग रही है और आपको वेट कम करना है, अपने खाने का नमक कम कर दो, आधा कर दो, यकीन मानो आपका वेट एकदम से रिड्यूस होगा, 2-4 दिन में रिड्यूस हो जाएगा। खैर, हम कैसे पता करें कि पेशेंट को टंकी की प्रॉब्लम है? हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे। अब आप उससे ऐसा नहीं पूछ सकते कि आंटी आपको वॉल्यूम ओवरलोड है क्या, या आपका वाटर इनटेक ज्यादा है क्या। आप उनसे पूछोगे कि आंटी आपकी चप्पल पैरों में फंसने तो नहीं लग गई आजकल? ऐसा तो नहीं कि शाम तक आपकी चप्पल टाइट हो जाती हो, या ऐसा तो नहीं कि सुबह सुबह आपको आंखों के आसपास सूजन दिखाई देती हो। हम सवाल ये पूछ रहे हैं और हमारे दिमाग में आ रहा है कि पीडल एडीमा हो रहा है, फेशियल एडीमा हो रहा है। नमक भी आपको बहुत प्यार से पूछना पड़ेगा। आप पूछोगे खाने में नमक कैसा लेते हो? आप पूछोगे ऊपर से सॉल्ट ऐड करते हो क्या जो खाना बनता है उसमें? अगर इसमें से कोई चीज मिलती है तो ये हाइपरटेंशन है। और एक बात पूछोगे कि आंटी आपको कहीं दर्द वर्द रहता है क्या, दर्द की कोई दवाई खाते हो का? अगर एनसेड आपको हिस्ट्री में मिल जाते हैं तो वो भी एक बड़ा कॉज हो सकते हैं वाटर रिटेंशन का। तो टंकी के सवाल आपने पूछे। टंकी का एग्जामिनेशन करने जाओगे तो क्या पूछोगे, क्या क्या देखोगे? टंकी के एग्जामिनेशन में आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं। क्या क्या मिल सकता है? पैरों में सूजन मिल सकती है, जेवीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है। जेवीपी देखना आता है कि नहीं आता है? वो 45 डिग्री पे गर्दन घुमाते हैं, देखते हैं पल्सेशन कितना ऊपर तक जा रहा है। फिर जिन लोगों को टंकी की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी अक्सर सुबह सुबह बढ़ा हुआ मिलता है। फिर फेशियल पफीनेस मिल सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग लग सकती है, सडनली वेट गेन हुआ हो सकता है, आंखों पे सूजन मिल सकती है। तो जब भी इंसान को आपको सूजन दिखाई दे रही हो तो आपको सोचना है कि कहीं इसकी प्रॉब्लम टंकी की तो नहीं है, पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा। सूजन की कुछ और विशेषताएं कि अगर सुबह सुबह की सूजन है तो आपको सोचना है कि या तो ये रीनल हो सकता है या हार्मोनल हो सकता है। यदि शाम की सूजन है तो वो कार्डियक साइड ज्यादा जाती है और वीनस इनसफिशिएंसी की तरफ जाती है। चेहरे की नहीं, ओवरऑल कह रहा हूं कि अगर कार्डियक की सूजन है तो वो शाम को बढ़ेगी दिन भर का काम करने के बाद। किडनी की सूजन है तो वो सुबह सुबह ज्यादा मिलेगी। हार्मोनल वाली सूजन सुबह सुबह ज्यादा मिलेगी।
और अगर दिन भर एक जैसी रह रही है सूजन, तो वो प्रोबेबली प्रोटीन के कारण हो सकती है या हार्मोन्स के कारण हो सकती है। तो खैर साहब, हमने एक और तरह की बीमारी देखी और आंटी को हमने डायग्नोस किया कि इनको टंकी की प्रॉब्लम है। ये आंटी आज से करीब 30-40 साल पहले डॉक्टरों के पास गई थी और तब उन डॉक्टरों को रियलाइज हुआ था कि इनकी प्रॉब्लम मोटर नहीं है, इन पे बीटा ब्लॉकर काम नहीं कर रही है। तो उन वैज्ञानिकों ने, उन डॉक्टरों ने उस जमाने में फिर से समुद्र मंथन किया और फिर से समुद्र मंथन करके 1970 के दशक में एक नई दवाई लेके आए। और वो नई दवाई थी, 60 में आई थी बीटा ब्लॉकर और 70 के दशक में जो नई दवाई आई वो थी, क्या थी बताओ? तुम्हें नहीं आइडिया होगा हिस्ट्री का। वो जो नई दवाई आई वो थी डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स टंकी के लिए सबसे अच्छी चीज थी। उसने हाइपरटेंशन के वॉल्यूम कंपोनेंट को सबसे अच्छा एड्रेस किया। बड़ी अच्छी दवाई थी, टॉलरेट भी अच्छे से हो जाती थी और बहुत सस्ती थी। आज की तारीख में भी तुम लैसिक्स खरीदो, बहुत सस्ता आता है और बड़ी अच्छी दवा है, तुरंत टंकी को खाली करती है और पेशेंट का बीपी क्विकली रिड्यूस होता है। लेकिन इसके साथ भी एक समस्या थी कि यंग पेशेंट है, एक्टिव पेशेंट है, 28 साल का लड़का है, तुमने उसको अगर लैसिक्स खिला के छोड़ दिया तो दिन में 10 बार तो बेचारा वॉशरूम जाएगा, तो उसकी लाइफ कैसे चलेगी? दूसरे, तुमने किसी को अगर डायरेटिक लिख दी तो उसमें सिर्फ पानी नहीं जाता, साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी जाते हैं। फिर उसको इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन होगा, फिर उसको पैरों में क्रैम्प आएंगे। तुम आज भी किसी को डायरेटिक स्टार्ट करते हो, उसको पैरों में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दवाई अच्छी थी, इसने बीपी के ट्रीटमेंट को बहुत हेल्प किया, लेकिन इसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट थे। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी जो तब तक के वैज्ञानिक तब भी नहीं पकड़ पा रहे थे, उसको भी हम समझते हैं। पहले मुझे बताओ कि अभी तक जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो तीसरी प्रॉब्लम का तीसरा मरीज देखते हैं जो आपकी ओपीडी में सुबह से आके बैठा हुआ है। यंग लड़का है ये, 28-30 साल का, कोई कष्ट नहीं है, इसका बीपी 150-90 है, इसका हार्ट रेट 88 है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। और आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, न पैरों में सूजन है, न कोई बहुत टेकीकार्डिया है, न कुछ और बड़ी गड़बड़ है। आपको एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिल रही है कि इसका बीपी बढ़ा हुआ है। न इसको पैरों में सूजन है, न इसको कोई और लक्षण है किसी थायरोटॉक्सिकोसिस के या किसी भी चीज के। इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती थी, इस पे सोचते हैं कि अगर आपकी टंकी नॉर्मल हो, आपकी मोटर भी एकदम ठीक हो, लेकिन आपकी पाइपलाइन एकदम टाइट हो गई हो, पाइपलाइन एकदम सिकुड़ गई हो, तो ऐसे में भी नल का प्रेशर बढ़ जाता है। इस पेशेंट के साथ भी एग्जैक्टली हो रखा है कि ये पेशेंट तो पूरा ठीक है, लेकिन इसकी आर्टरीज पूरी सिकुड़ी हुई है, पूरी कंस्ट्रिक्टेड है। जैसे हम कभी घर में पानी दे रहे हो पौधे में और पौधा थोड़ा सा दूर है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका पानी बढ़ाने के लिए उसको उंगली से थोड़ा सा पाइप को दबा देते हैं और जैसे हम पाइप को उंगली से दबाते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। यहां भी वही हो रहा है कि इसके शरीर के जो पाइपलाइन है वो थोड़े से दबे हुए हैं, थोड़े से कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं और उसके कारण इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसकी प्रॉब्लम पाइपलाइन प्रॉब्लम है और पाइपलाइन प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ी? हमने मोटर प्रॉब्लम पढ़ी, हमने टंकी प्रॉब्लम पढ़ी कि जिसमें टंकी ओवरफ्लो कर रही थी, पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोडेड था। और तीसरी प्रॉब्लम है पाइपलाइन की, जो दो तरह की हो सकती है कि एक तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें, या जो क्रॉनिकली डायबिटिक हो गए उनमें ये पाइपलाइन परमानेंट सिकुड़ जाती है, वो पाइपलाइन हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, जैसे जंग खा गई हो। कि एजिंग के साथ, पुराने हाइपरटेंशन के साथ, एथेरोस्क्लेरोसिस से या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज से, कि उनकी पाइपलाइन परमानेंटली हार्ड हो गई है और उस हार्ड पाइपलाइन के कारण बीपी बढ़ रहा है। और पाइपलाइन वाले का बीपी अक्सर डायस्टोलिक बढ़ेगा, मोटर वाले का सिस्टोलिक ज्यादा बढ़ेगा, पाइपलाइन वाले का डायस्टोलिक ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है साहब? तो एक और तरह की हो सकती है कि पेशेंट की पाइपलाइन बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट है, लेकिन किसी स्ट्रेस के कारण, कॉफी के कारण या किसी किसी बीमारी के कारण कि फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, जो एड्रेनलिन नॉरेड्रेनलिन खूब निकल रहे हैं, ऐसे किसी कारण से उसकी पाइपलाइन फंक्शनली टाइट हो गई है। तो एक तो ये कि स्ट्रक्चरली हार्ड हो गई है ओल्ड एज के साथ में, या पुरानी डायबिटीज, पुरानी हाइपरटेंशन में, या एकदम यंग फिट पेशेंट में जिसकी आर्टरीज एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थी, लेकिन स्ट्रेस के कारण, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के कारण उसकी पाइपलाइन
टाइट हो गई है। कुछ दवाइयां भी होती हैं आपकी, जो सर्दी की दवाइयां लेते हो या कुछ स्टिमुलेंट्स है, कॉफी है, ये भी उन पाइपलाइंस को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो या तो पेशेंट किसी तरह का वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर खा रहा है, या वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर उसके भीतर से ही निकल रहा है एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन के फॉर्म में, और उसके कारण पेशेंट की पाइपलाइन टाइट हो रही है। तो ये तो फिजिक्स मैंने आपको समझा दी। पूछोगे कैसे कि भाई तुम्हें पाइपलाइन प्रॉब्लम है? पूछना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई क्लियर कट चीजें पूछी नहीं जा सकती। फिर भी आप थोड़ा सा घुमा के पूछोगे। यंग पेशेंट है, फिट पेशेंट है, आप पूछोगे कि तुम्हारे काम में स्ट्रेस कैसा रहता है, अक्सर आपको जवाब में हाई मिलेगा। और आजकल के जितने नौजवान जो आईटी कंपनियों में लगे हुए हैं, इनका वर्क स्ट्रेस हाई ही है, और तुम लोगों का भी देखने जाओगे तो हाई ही निकलेगा, और तुम्हारा भी बीपी नापने जाओगे तो 140-90 तो निकल ही आएगा। तो वर्क स्ट्रेस के कारण जो प्रॉब्लम है वो पाइपलाइन की प्रॉब्लम है। दूसरा पूछोगे, इस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए तुम कितनी कॉफी पीते हो? पता चलेगा कि दिन में 3-4 कप कॉफियां हो जाती। पुराने जमाने में चाय थी जिसमें 30 मिलीग्राम कैफीन होता था, अब वो कॉफी हो गई है जिसमें 75 मिलीग्राम कैफीन होता है, और दिन की 3-4 तो हर एक के अंदर चली जाती है, और दूसरों का क्या बोलूं, मेरे अंदर चली जाती है। तुम भी पीते ही होगे। तो ये पूछने से आपको आइडिया होगा कि इसकी पाइपलाइन फंक्शनली कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। और क्या पूछोगे? ऐसा पूछोगे कि कभी कभी घबराहट होती है क्या, एकदम धड़कन धड़कन होती है क्या, अभी तो नहीं हो रही है क्या? तो वो हो सकता है कि आपको उसका जवाब मिल जाए। और पता करोगे कि कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, और कभी कभी स्ट्रेस के दौरान बहुत बढ़ जाता है। ये भी एक चीज है जो बताएगी कि पेशेंट को पाइपलाइन की प्रॉब्लम है। और आखिरी पूछोगे कि स्लीप इश्यूज हैं क्या टेंशन के कारण। जिन लोगों को पाइपलाइन प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन है, उनको अक्सर रात को नींद भी ठीक से नहीं आती होगी। तो क्या करेगा वो इंसान? रात को सोने के लिए 2 पैग लगाएगा और सुबह जागने के लिए कॉफी पिएगा, और ये दोनों चीजों का जो विशियस साइकिल है, ये इसकी पाइपलाइन को हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड रखेगा, और इसके बीपी को हमेशा 140-90 रखेगा। एग्जामिनेशन करने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा मिल जाए, जरूरी नहीं है। मोटर जैसा नहीं मिलेगा, थायरोटॉक्सिकोसिस जैसा नहीं मिलेगा, बेरी बेरी जैसा नहीं मिलेगा। डायस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर एंशियस है पेशेंट तो हो सकता है स्वेटी पाम्स मिले, या हाथ थोड़े से कांपते हुए मिले, कभी कभी एक्सट्रीमिटीज ठंडी मिले आपको। बाकी जेवीपी, इडीमा, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको आपको सिर्फ गेस करके डायग्नोज करना है कि पेशेंट के जीवन का स्ट्रेस या ओल्ड एज या ऐसे किसी कारण से इसकी पाइपलाइंस टाइट हो रही है। तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग आपने देखी और हिस्ट्री आपने देखी। इसी एग्जामिनेशन फाइंडिंग में एक चीज और बताता हूं कि अगर पेशेंट की एग्जामिनेशन फाइंडिंग में ये सारी चीजें मिल जाएं तो उसे तुरंत रवाना करना है। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा था ना कि साथ में वॉमिटिंग हो रही हो, साथ में फीवर के हाइपरटेंशन के साथ में वॉमिटिंग हो रही हो, और सीवियर हेडेक हो, फेस पे स्वेलिंग हो, चेस्ट पेन हो, प्रेगनेंसी हो, तुरंत रवाना करना। वैसे ही एग्जामिनेशन में अगर पेशेंट को पेपिलिडीमा मिल रहा है, अभी नहीं समझाऊंगा, वो अपने आप में कहानी है, या फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस मिल रहा है कि बीपी बढ़ा हुआ है और एक साइड की वीकनेस मिल रही है आपको, या बीपी बढ़ा हुआ है और चेस्ट में क्रेपिटेशंस मिल रहे हैं, या बीपी बढ़ा हुआ है और पेशेंट को सीवियर रेटिनोपैथी दिखाई नहीं दे रहा है, और बीपी बढ़ा हुआ है और दोनों हाथों की पल्स अलग अलग तरह की है, इसमें से कुछ भी मिल जाए तो पेशेंट को सीधे रवाना करना है। इसको अपने यहाँ ओपीडी में क्लिनिकल बेसिस पे बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है। तो 2 चीजें बताई मैंने आपको, हॉरर सिम्टम्स बताए और हॉरर एग्जामिनेशन साइंस बताए कि जिनमें आपको पेशेंट को सीधे रवाना ही करना है। अब जरा मुझे थोड़ा सा, मैं आपका एग्जामिनेशन कर लूं। मुझे बताना कि अगर ईसीजी में किसी को एलवीएच निकलती है, मैं जांचें करवा के देख रहा हूं, अगर ईसीजी में किसी को एलवीएच निकला तो उसकी प्रॉब्लम कौन सी होगी? टीएमपी में से जवाब देना मुझे, बताओ डॉक्टर। मोटर, ठीक है। अगर किसी को एलवीएच मतलब उसका वेंट्रिकल बड़ा हो गया है, मतलब प्रॉब्लम मोस्टली मोटर है। कभी कभी पाइपलाइन हो सकती है कि बहुत समय से पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है तो भी उसका हार्ट बड़ा हो जाता है, पर प्राइमरीली मोटर। अगर ईसीजी में टेकीकार्डिया मिल रहा है तो प्रॉब्लम कहां होगी? लिखते जाना जल्दी जल्दी। टीएमपी एक अक्षर तो लिखना है तुमको। टेकीकार्डिया मिल रहा है ईसीजी में तो प्रॉब्लम कहां होगी? मोटर, ठीक है, मोटर में ही मिलेगी। कभी कभी टंकी में भी टेकीकार्डिया मिल जाता है, पर वो छोड़ दो, अपने मेनली मोटर प्रॉब्लम में मिलेगा। ठीक है। ब्लड में अगर किसी पेशेंट को
यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम कौन सी है? टंकी है, मोटर है, पाइपलाइन है? सोच के जवाब देना, ऐसा बहुत कठिन सवाल नहीं है यार। बताओ, अगर किसी का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सीकेडी का पेशेंट है, वॉल्यूम ओवरलोड में है, ये टंकी की प्रॉब्लम है। सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, बताओ कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ये पाइपलाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो सीख तो रहे बच्चे। और एक ट्राई कर लेते हैं। एक पेशेंट है जिसका टीएसएच कम है, या हीमोग्लोबिन कम है, या कैल्शियम बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम काहे की है? तीनों में से कुछ भी हो तो, टीएसएच कम है, या एनीमिया है, या कैल्शियम बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम काहे की है? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ये प्रॉब्लम मोटर है। ठीक है, तो तुमको टंकी, मोटर, पाइपलाइन अच्छे समझ में आने लग गया है। तो ऐसे ही डॉक्टरों को भी समझ में आया कि ब्लड प्रेशर के कॉज केवल मोटर में नहीं है, केवल टंकी में नहीं है, और भी कई तरह के कॉज हैं। तो वो फिर प्रभु के पास गए, समुद्र मंथन किया, और उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ और दवाइयां दो जो ये टंकी, मोटर के अलावा भी चीजों को ठीक करें। और उस मंथन से जो नई दवाइयां निकली वो पाइपलाइन प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ठीक करती थी। कौन कौन सी दवाइयां निकली? एक तो निकली 80s के दशक में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निफिडेपिन, जो पाइपलाइन प्रॉब्लम को ठीक करती थी, और उसने बदल डाला पूरे हाइपरटेंशन के खेल को। ये गेम चेंजर थी। ये दवाई सीधे पाइपलाइन को डायलेट कर देती थी। कोई भी कॉज हो बीपी का, चाहे मोटर का कॉज हो, चाहे टंकी का कॉज हो, चाहे पाइपलाइन का कॉज हो, ये तो काम करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि वेसल चौड़ी हो गई, बीपी कम हो गया। तो किसी भी कॉज का बीपी हो, सीसीबी उसको कम करेगा। मेटाबॉलिक इफेक्ट बिल्कुल मिनिमम थे, टॉलरेंस बहुत अच्छी थी, साइड इफेक्ट लिमिटेड थे। इकलौता बड़ा साइड इफेक्ट था कि कुछ लोगों के पैरों में सूजन आ जाती थी। और 10 साल बीते और नई दवाइयां आई, ACE इनहिबिटर्स। जब हम MBBS में थे तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि एनालाप्रिल नाम की एक दवाई आई है जो बड़ा अच्छा काम करती है, और लोसार्टन तो सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होता था KD त्रिपाठी में। आज हर कोई टेलमिसार्टन खा रहा है। तो पाइपलाइन की प्रॉब्लम के लिए ये भी बड़ी अच्छी दवाइयां थी। इन्होंने इंसान को सिखाया कि ब्लड प्रेशर में और भी बहुत सी चीजें हैं। एक RAAS नाम की चीज है, अपन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और सिखाया कि ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट सिर्फ नंबर को कम करना नहीं है, ऑर्गन को प्रोटेक्शन करना भी है। और ये दवाइयां कई तरीके से काम करती थी, और सिर्फ बीपी को ही कम नहीं करती थी, बल्कि ओवरऑल हार्ट को, किडनी को भी प्रोटेक्ट करती थी। तो फिर बीपी के मैनेजमेंट में एक नया कंसेप्ट आया कि दवाइयां ऐसी चूज की जाएं जो पेशेंट के हिसाब से हो। कि पेशेंट को अगर बीपी प्लस सीकेडी है तो कौन सी दवाई दें, बीपी प्लस सीएडी है तो कौन सी दें, और बीपी प्लस लिवर प्रॉब्लम है तो कौन सी दवाई दें। कॉम्बिनेशन थेरेपीज बनी, और फोकस इस बात पे आया कि एंड ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया जाए, किडनी को प्रोटेक्ट करें, हार्ट को प्रोटेक्ट करें। अब समय आता है कि मैं आपको पहले वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन दूं जो कि मेरे सिखाए हुए सिद्धांतों पे काम करती है। तो अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपको बता दे कि कैसे, कौन से पेशेंट में कौन से टाइप का हाइपरटेंशन है, या इसमें कौन सी दवाइयां काम करेंगी, तो कितना मजा आएगा, सोचो जरा। ऐसी एक मशीन मैंने कोड करके बनाई लेटेस्ट गाइडलाइंस को लेकर। और उसमें मैंने क्या किया कि अगर आप उसमें पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी डाल दो, डायस्टोलिक बीपी डाल दो, एज डालो, जेंडर डालो, और मेडिकल हिस्ट्री डाल दो, तो वो एनालाइज करेगी और बताएगी कि ये कौन से स्टेज का हाइपरटेंशन है, कौन से टाइप का हाइपरटेंशन है, इसमें कौन सी दवाइयां काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। बल्कि थोड़ा सा सजेस्ट भी कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपन इसी को पढ़ के पर्चा लिखना शुरू कर दें, क्योंकि वो करेंगे तो हम में और झोला छाप में फर्क ही क्या रह गया। लेकिन वो आपको सिखाएगी कि यहाँ पे आप जिस दिशा में सोच रहे हो वो सही है कि नहीं। अब मुझे बताओ, ये चीज तुम्हें चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो लिखो हाँ। ये चीज मैं आज जितने लोग वेबिनार में बैठे हैं उन सबको फ्री में देके जाऊंगा क्लास के एंड में। तो अगर तुम्हें चाहिए तो एक बार हाँ लिख दो। किसी को नहीं चाहिए क्या? तो उसका नाम लिख के रख लेना, उसको नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ा कि एक TMP सिस्टम होता है हाइपरटेंशन का। जब भी कभी मरीज दिखे तो सोचो कि इसकी टंकी, मोटर या पाइपलाइन में प्रॉब्लम है। उससे कौन से सवाल पूछने हैं, कौन सी जांचें भेजनी है, कौन सी दवाइयां सिलेक्ट करनी है, और क्या क्या सीखना है अभी। और सीखना है कि वो जो 3 मरीज थे उनका क्या होगा, कैसे कॉम्बो किस दवाई में के बनाए जाएं और दिए जाएं। और इस क्लास के PDF नोट्स
ये जो 3 मरीज बैठे थे, हमने देख तो लिया कि इसकी टंकी, इसकी मोटर, इसकी पाइपलाइन, पर इनको पर्चा कैसे लिखना है। और पर्चा लिखने के लिए मैं आपको एक ऐसा सिस्टम सिखाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मेरी गारंटी। कभी सुना है अट्टहास क्या होता है? कोई लिख के बताएगा कि अट्टहास किसे कहते हैं? लिखेगा कोई? क्या होता है अट्टहास? नहीं? अच्छा, मैं दिखाता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ कि अट्टहास क्या होता है। अट्टहास ये होता है। तो अगली बार से जब भी मरीज आए तो उस मरीज को देखना और जोर से पहले अट्टहास करना, तुम्हें दवाइयां अपने आप याद आ जाएंगी। ये मेथड भी तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुमको सीखना है तो लिखो यस सर। तो अगर इतनी सी देर की क्लास में तुम इतना सारा कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो सोचो कि अगर तुम्हें ऐसी 5 लाइव क्लासेस और मिल जाएं, कि उन 5 लाइव क्लासेस में हम और तुम मिलके हाइपरटेंशन को पूरा उधेड़ के रख दें, कि बिल्कुल एक एक चीज हाइपरटेंशन की हम सीख जाएं, और हमारे ओपीडी में कोई मरीज आए तो हमें पता हो कि हमें इसको एग्जैक्टली यही दवाई देनी है, ये ना काम करेगी तो दूसरी देनी है, वो ना काम करेगी तो कौन सी देनी है। तो कितना मजा आए। और ये चीज मैं आपके साथ मिलके करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाइपरटेंशन आपके ओपीडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके ओपीडी में कम से कम 20-25% हाइपरटेंशन के आते हैं, और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि इसको ये दूं कि वो दूं। पहली दवाई तक तो ठीक है, लेकिन जहां से कॉम्बो शुरू होते हैं वहां से आपको गड़बड़ हो जाती है कि यार इसके साथ ये ऐड करूं, इसको बढ़ाऊं कि उसको घटाऊं, और साइड इफेक्ट आ गए तो फिर तो पूछो ही मत। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा मेरे 10 दिन के हाइपरटेंशन के कॉन्फिडेंस प्रोग्राम में। और ये 10 दिन का कॉन्फिडेंस प्रोग्राम अगर आपने कर डाला तो यकीन मानो आज से 10वें दिन आप एक दूसरे तरह के डॉक्टर होगे, आप एक अलग ही इंसान होगे, जो सुपर कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ आ जाए हाइपरटेंशन का कोई मरीज। और आप में से कई लोगों ने मेरे पुराने कॉन्फिडेंस प्रोग्राम किए होंगे, उन्हें ऑलरेडी पता होगा। तो इस 10 दिन के कॉन्फिडेंस प्रोग्राम में सर आप ऐसा दे क्या दोगे? इस 10 दिन के कॉन्फिडेंस प्रोग्राम में मैं आपको 5 लाइव क्लासेस दूंगा। 10 दिनों के भीतर हम 5 बार मिलेंगे और 5 बार हाइपरटेंशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। ये 5 क्लासेस आपके लिए 5 दरवाजे खोलेंगी, जिनसे कि आप हाइपरटेंशन को एक अलग तरह से समझ पाओगे। आपकी हाइपरटेंशन के प्रति नजरिया एकदम बदल जाएगा। कौन सी क्लासेस होंगी? सबसे पहली क्लास तो हम ये करेंगे जिसमें कि हम जब पेशेंट पहली बार आता है तब उसे कैसे मैनेज करना, कि ये वाकई हाइपरटेंशन है भी कि नहीं, कि आज मैं इसको दवाई लिख दूं और कल से इसको चक्कर आने शुरू हो जाए, हाइपोटेंशन शुरू हो जाए, या इसका जो बीपी है वो सही लिया भी गया है कि नहीं लिया गया है। छोटी छोटी सी बातें होती है कि यदि आप शर्ट के ऊपर से बीपी नापो तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा, या इस लेटे हुए में नापो और बैठे हुए में नापो कम आएगा कि ज्यादा आएगा। तो फर्स्ट विजिट पे पेशेंट से क्या क्या पूछना है, क्या हिस्ट्री लेनी है, क्या जांचें भेजनी है, और पहले पर्चे पे उसको कौन सी दवाई लिखनी है, कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लिखने, ये सब चीजें हम पहली क्लास में पढ़ेंगे। तो पहली क्लास के बाद आप अपने पहले मरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। मतलब ये तो 2-3 दिन के भीतर ही हो जाएगा, 10 दिन में तो क्या क्या होगा वो भी आपको बताता हूं। उसके बाद दूसरी क्लास में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे दवाइयों के। कॉम्बिनेशन ऐसे कि हर मरीज को सिर्फ प्लेन हाइपरटेंशन नहीं होता। कुछ मरीज होते हैं जिनको हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज होती है, कुछ को हाइपरटेंशन प्लस कार्डियक प्रॉब्लम होती है, कुछ को हाइपरटेंशन प्लस सीकेडी होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, कुछ को हार्ट फेलियर होता है, कुछ को गाउट होता है, और कुछ को एस्मा होता है। और सबको एंटी हाइपरटेंसिव अलग अलग तरह के देने हैं, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस में देने हैं। तो ये चीजें हम सीखेंगे अपनी सेकंड क्लास में कि कौन सा कॉम्बो किस में काम करेगा, कौन सा कॉम्बो किस में नहीं देना है। तो 2 क्लास होते होते आप हाइपरटेंशन के यूं समझो 30-40% डॉक्टर तो बन चुके होंगे ऑलरेडी। तीसरी क्लास में हम इससे ऊपर की थोड़ी सी बारीक चीजें सीखेंगे कि आपने पेशेंट को भेज दिया दवाई लिख के, अब वो लौट के आया और मान लो उसका बीपी एकदम कम रह रहा है, अब उसका बीपी 90-50 रह रहा है, तो दवाई की डोज आधी करनी है या ये बंद करके दूसरी चालू करनी है, या उल्टा हो गया, मान लो कि आपने दवाई लिख के भेजा मरीज को और उसका बीपी उसके बाद भी जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन लग रहा है, तो क्या करना है, कौन सी दवा ऐड करनी है, या दवाई का कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में क्या करना है और कैसे कंफर्म करें कि ये वाकई रेजिस्टेंट है या कोई और गड़बड़ है पेशेंट के साथ। तो ये सारी चीजें हम फॉलो अप पेशेंट्स में सीखेंगे कि कैसे दवाई को अप स्केल करना और कैसे दवाई को डाउन स्केल करना। 3 क्लास होते होते आप अपने पुराने पेशेंट्स और बल्कि दूसरे डॉक्टरों के भी पुराने पेशेंट्स ट्रीट करना सीख जाओगे।
चौथी क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस हाइपरटेंशन के साथ में। स्पेशल केस मतलब क्या? कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको हाइपरटेंशन है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? कोई एकदम यंग पेशेंट है जिसको कोई सेकेंडरी कॉज है हाइपरटेंशन का, मतलब प्राइमरीली हाइपरटेंशन नहीं है पर कोई और बीमारी है जिसके कारण उसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसको कैसे मैनेज करोगे? हाइपरटेंशन अगर रेजिस्टेंट है तो कैसे करोगे? और कोई पेशेंट अगर हाइपरटेंशन की इमरजेंसी लेके आ जाता है तो उसको कैसे मैनेज करोगे? ये सब हम चौथी क्लास में पढ़ेंगे। तो चौथी क्लास करते करते आप हाइपरटेंशन के धुरंधर तो बन ही चुके होंगे। उसके बाद आएगी पांचवी क्लास, जिसमें मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। वो क्लास हो सकता है 2-2.5 घंटे भी चले, पर उस क्लास में हम और आप मिलके 30 मरीजों की मैराथन करेंगे कि हम 30 केसेस एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए था, इसमें क्या बेटर होता, उसमें क्या बेटर होता। तो 30 केसेस की मैराथन होगी, जिसको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि हाइपरटेंशन का कोई भी एस्पेक्ट आपके ऊपर से छूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसा केस डिस्कस करेंगे कि मान लो एक पेशेंट आ गया आपके पास, 45 साल का आदमी है, पुराना हाइपरटेंसिव है, टेल्मिसार्टन पे चल रहा है, एम्लोडिपिन पे चल रहा है, दोनों फुल डोज पे चल रही हैं, फिर भी उसका बीपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप कौन सी दवाई दोगे? इसको डायूरेटिक ऐड करें कि स्पाइरोनोलेक्टोन करें कि बीटा ब्लॉकर करें कि क्या करें? ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओगे, मुझे गलत लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सही क्या करना है। तो ऐसे 30 अलग अलग तरह के केसेस हम डिस्कस करेंगे इस मैराथन क्लास में, जो 5वीं क्लास होगी हाइपरटेंशन की। तो ये 5 क्लासेस हम 10 दिनों के भीतर करेंगे और इनको करते करते आप हाइपरटेंशन के मसीहा बन चुके होंगे। इन 5 क्लासेस की कीमत मैं कुछ नहीं लगा रहा, जो आपको ठीक लगे, आपके कॉन्फिडेंस की जो कीमत आपको लगती है वो आप बांट लेना। इसके अलावा मैं आपको मेरा हाइपरटेंशन का एक रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें डॉक्टर ऐश्वर्य जैन ने पढ़ाया है हाइपरटेंशन, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप में से जो लोग ऐश्वर्य सर को जानते हैं वो ऑलरेडी बताएंगे। ये कोर्स मेरा 6000 का वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कोर्स मैं आपको साथ में अवेलेबल कराऊंगा लाइफ टाइम फ्री। तो मेरी इन 5 लाइव क्लासेस प्लस ये हाइपरटेंशन का कोर्स आपको ऐड कर दूंगा इसी कॉम्बिनेशन प्रोग्राम में। और इसके अलावा मैंने हाइपरटेंशन पे एक बुक लिखी है जो इंग्लिश में भी है और हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी है। इस किताब में मैंने ये टंकी मोटर पाइपलाइन समझाया है और हाइपरटेंशन की तमाम चीजें लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सब कुछ लिखी है, समझाई है, बहुत आसान भाषा में समझाई है। इस किताब की PDF भी आपको मिलेगी, उसको आप डाउनलोड करके रख लेना, प्रिंट करा के अपनी OPD में रख लेना, और जब मौका मिले 2-4 पन्ने पढ़ लिया करना, तो ये आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। ये सारी चीजें जिनका की टोटल वैल्यूएशन 7000 रुपीज तो बस उन 2 कोर्सेज और बुक का है। लाइव क्लासेस की मैं कोई कीमत इसमें लगा ही नहीं रहा क्योंकि वो प्रोबेबली इनवैल्यूएबल है। मैं आपके कॉन्फिडेंस की क्या कीमत लगाऊंगा? तो ये दोनों चीजें जो 7000 रुपीज की मेरी वेबसाइट पे है आज भी, उन्हें मैं आपको केवल 2999 में दूंगा आज की तारीख में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जो भी लोग इस प्रोग्राम में आज बैठे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि अनअकैडमी का एक सॉफ्टवेयर है ग्राफी, जिस पर कि मेरा ये प्रोग्राम चलता है। उन्होंने मुझे हमेशा किसी भी वेबिनार में 75 लोगों का अलाउ कर रखा है कि इससे ज्यादा लोगों को हम आपका प्रोग्राम नहीं दे सकते इतनी कम कीमत पे। तो आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये प्रोग्राम खरीदना है। खरीदने के लिए आपको एक लिंक आया होगा इस जूम चैट में, लिंक आया होगा आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में डला होगा, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आप ऐप खोलो, आपको सीधे मिल जाएगा। आपको जाना है, पेमेंट करना है, और पेमेंट करके वापस आके चैट बॉक्स में पेड लिख देना है। इसमें आपको लगभग 1 आध मिनट का टाइम लगेगा। उस 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ। आप जल्दी से जाके पेमेंट करो। फर्स्ट 75 लोगों का पेमेंट हम रिकॉर्ड करते जाएंगे और होते से ही क्लास को आगे शुरू करेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल क्वाइट हो रहा हूँ। 2 मिनट में आप जाओ, जल्दी से पे करो। रेजर पे का पेमेंट रहेगा, 2999 का पेमेंट कराएगा वो, और वापस आके फिर हम शुरू करते हैं।